हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सऊदी अरब ने भारत से कर लिया वो वादा जो आसिम मुनीर की नाक में करेगा दम। जी हां, खून के आंसू रोएंगे आतंकी। वही आपको बताएंगे ईयू के बाद क्या अमेरिका से मिलने वाली है भारत को अच्छी खबर। क्या 500 बिलियन डॉलर की डील होगी पक्की। आखिर कैसे चौंकाने वाली है ये खबर आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे भारत ईयू के मदर ऑफ ऑल डील से उड़ी पाकिस्तान की नींद। एक्सपोर्ट पर मंडराया संकट तो ब्राजील से पहुंच गए अधिकारी। तो वहीं आपको चौंकाने वाली बात बताएंगे। बहुत जी हजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा। दोस्तों, ट्रंप ने कह दिया पाकिस्तान जाने से पहले 2 बार सोचे अमेरिकी। जी हां दोस्तों, उधर आपको बताएंगे प्रदर्शनकारियों का दमन पड़ा भारी। ईयू ने गृह मंत्री समेत 15 अधिकारियों पर लगा दिया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान पर ईयू ने कस दिया बड़ा शिकंजा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड पर लगा दिया प्रतिबंध। वहीं चौंकाने वाली खबर बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थी ताबड़तोड़ मिसाइलें, आनन फानन में वहां पहुंचे आसिम मुनीर। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को आखिरकार किस बात का सता रहा है डर। वहीं आपको बताएंगे यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट फैसले से क्या थम जाएगा विवाद। अब आपके सामने है दोस्तों 5 बड़े सवाल, उनका करेंगे जिक्र। लगे हाथों आपको ताजा सर्वे बताएंगे दोस्तों। अगर आज बंगाल में हुए चुनाव तो किसे चुनेगी पश्चिम बंगाल की जनता, ममता को या फिर भाजपा को, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप करने के बाद अब भारत सऊदी अरब के साथ आतंक के खिलाफ लड़ाई में बड़ा समझौता करने वाला है। दोस्तों, बुधवार को भारत और सऊदी अरबिया ने रियाद में उच्च स्तरीय सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर बातचीत की। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार यह बैठक क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं के बीच हुई और इसमें आतंकवाद विरोधी उपायों, कानूनी सहयोग और उभरते खतरों पर फोकस किया गया। रणनीतिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक, कौंसुलर और सुरक्षा सहयोग समिति के तहत भारत सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक 28 फरवरी को आयोजित की गई थी। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने बताया कि सुरक्षा सहयोग को लेकर समीक्षा की गई और वैश्विक स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवादी समूहों से होने वाले खतरों का व्यापक स्तर पर आकलन किया गया। भारत और सऊदी अरब दोनों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। अधिकारियों ने विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले और नई दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुई आतंकी घटना की निंदा की। दोनों पक्षों ने बैठक के दौरान वर्तमान और उभरती आतंकवाद विरोधी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत की। दोस्तों, ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर एक डील साइन की है। भारत के प्रमुख साझेदार संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरबिया के बीच यमन और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अलग अलग मामलों को लेकर तनाव देखा गया है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि अबू धाबी के साथ नई दिल्ली का रक्षा सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत के हितों को देखते हुए समझौता किया गया है। यानी कि दोस्तों, अब इस मुद्दे पर आप कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया ने भारत से कर लिया वादा जो आसिम मुनीर के नाक में वाकई में दम कर देगा। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान की नाक में दम अवश्य कर देगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, क्या 500 बिलियन डॉलर की डील होगी पक्की। क्या ईयू के बाद अमेरिका से मिलने वाली अच्छी खबर बता दें। यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन होने के बाद भारत का फोकस अमेरिका पर आ चुका है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उम्मीद है कि लंबे समय से अटकी इंडिया यूएस ट्रेड डील पर जल्द ही मुहर लग सकती है। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और दोनों पक्ष इसको अंतिम रूप देने के करीब पहुंच चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। बुधवार को सूत्रों ने बताया कि यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम चरण में पहुंचाने के दौरान भी भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखी थी। सूत्रों ने कहा कि भारत ईयू एफटीए को अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों की मौजूदा स्थिति के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार भी उतना ही अहम है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और दोनों पक्ष सकारात्मक नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। एक
सूत्र ने कहा कि इस दिशा में कोशिश चल रही है। हम आशा करते हैं कि बातचीत के सकारात्मक परिणाम आएंगे। उनका कहना है कि अब बस तकनीकी काम ही बचा है, सिर्फ औपचारिकताओं को पूरा करना बाकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, भारत EU के FTA से पाकिस्तान हुआ परेशान, कपड़ा निर्यात ठप होने की आशंका। उड़ी पाकिस्तान की नींद आनन फानन में ब्राजील से पहुंच गए पाकिस्तानी अधिकारी। दोस्तों आपको बता दें, भारत और 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ EU के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि वह भारतीय डील से अपने निर्यात पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों के संपर्क में है। भारत EU समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जो प्रभावी रूप से पाकिस्तान के उस टैरिफ लाभ को खत्म कर देगा जो उससे GSP+ योजना के तहत मिलता था। ये योजना दिसंबर 2027 में समाप्त होने वाली है। यूरोपीय संघ वर्तमान में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बताया कि 2014 में GSP+ दर्जा मिलने के बाद से यूरोप में पाकिस्तान के कपड़ा निर्यात में 108% की वृद्धि हुई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मामले को द्विपक्षीय यूरोप से यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और ब्राजील से स्थित मुख्यालय के साथ उठा रहा है ताकि उसके व्यापारिक हितों की रक्षा हो सके। दोनों पक्षों के बीच कुल व्यापार करीब 12 अरब यूरो का है। अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान EU के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक लाभकारी संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, उधर पाकिस्तान के लिए एक और बड़े झटके की खबर, जिस अमेरिका की जी हजूरी कर रहे थे शहबाज शरीफ और मुनीर, उसी ट्रम्प ने एक ही झटके में दे दिया इनको सदमा। कह दिया पाकिस्तान जाने से पहले 2 बार सोचे अमेरिकी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने पाकिस्तान को लेकर अपने नागरिकों को बहुत ही खास हिदायत दी है। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके नागरिकों से कह दिया है कि वो पाकिस्तान जाने से पहले 2 बार सोच ले, कम से कम 2 बार सोच ले। अमेरिका के इस रुख की चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो ट्रम्प का करीबी है। ट्रम्प के सत्ता में आने के बाद 2 बार पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और शहबाज शरीफ भी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रम्प की हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं। हाल ही में गाजा के लिए बनाए गए ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस में भी पाकिस्तान ने शामिल होने पर सहमति जता दी है। इस बीच अमेरिका ने अपनी ट्रेवल एडवाइजरी अपडेट की है और पाकिस्तान को लेवल 3 कैटेगरी में रख दिया है। इस कैटेगरी में उन देशों को रखा जाता है जहां पर आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर खतरा होता है। तो ये हालात है दोस्तों पाकिस्तान के। इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर ईरान के खिलाफ EU का सख्त रुख, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन कर दिया घोषित। दोस्तों बीते महीने ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ सड़कों व शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन करीब 15 से 20 दिनों तक चरम पर रहा। इस प्रदर्शन के दौरान 5000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई थी। इसमें मरने वालों प्रदर्शनकारी समेत सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। खामेनी शासन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के आवाज दमन करने का आरोप लगे, जिसकी दुनिया भर के कई मुल्कों आलोचना की थी। इसी क्रम में अब यूरोपियन यूनियन ने बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों यूरोपीय संघ ने गुरुवार को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। यह फैसला ईरान में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और उन पर सरकारी कार्रवाई के बाद लिया गया है। यूरोपीय संघ ने इसे ईरान के लिए एक साफ और कड़ा संदेश माना है, जिससे यह जाहिर होता है कि वो मानवाधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, EU के अनुसार ईरान में नागरिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और दमन गंभीर चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित करने का राजनीतिक फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य ईरानी अधिकारियों को चेतावनी देना और उन्हें लोगों के प्रति हिंसा बंद करने के लिए मजबूर करना है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ नई प्रतिबंधों पर भी सहमति जताई है। इन प्रतिबंधों का सीधे तौर पर संबंध विरोध प्रदर्शनों के दौरान की गई हिंसक कार्रवाई से है। EU का मानना है कि यह कदम लंबे समय से आवश्यक था ताकि ईरान सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव के लिए दबाव डाला जा सके। लेकिन क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या EU के इस सख्त रुख से कोई फर्क पड़ेगा IRGC पर? क्या इस प्रतिबंध के बाद खामेनी को जरा भी फर्क पड़ेगा? आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं इंटरेस्टिंग खबर की, जहां
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थी ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को सता रहा किस चीज का डर बता दें। पाकिस्तान के सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उस आर्मी कैंप का दौरा किया जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने तबाह किया था। आसिम मुनीर भारत की सीमा से करीब 80 किलोमीटर दूर बहावलपुर में सेना के ड्रोन का टेस्ट किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा। सीडीएफ आसिम मुनीर ने गुरुवार को कहा कि सेना कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव से गुजर रही है। देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हम हर तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के अनुसार मुनीर ने बहावलपुर छावनी के दौरे के दौरान ये बातें कही। ISPR के अनुसार मुनीर को सेनाओं की ट्रेनिंग के साथ साथ युद्ध की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने से जुड़ा जानकारी दी गई। दोस्तों, अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को किस बात का डर सता रहा है, तो आपको बता दें ISPR ने कहा कि आसिम मुनीर ने भविष्य में होने वाले जंगों और सुरक्षा चुनौतियों पर जोर दिया है। मुनीर ने खैरपुर तमेवाली में किए गए एक हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज का भी जायजा लिया, जो साफ साफ दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर से कैसे जनरल मुनीर डरा हुआ है। दोस्तों, उसको भारत से अटैक का डर लगातार सता रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों, अमेरिकी मध्यस्थता के बीच रशिया का मास्टर स्ट्रोक जेलेंस्की को मॉस्को बुलाया गया है। क्या अब रुकेगा यूक्रेन वाला युद्ध? बता दें यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों के बीच एक अहम कूटनीतिक संकेत सामने आया है। रशिया ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आमंत्रित किया है। ये बुलावा ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि मॉस्को ने जेलेंस्की को आमंत्रण भेज दिया है, लेकिन अब तक कीव की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। गौरतलब है कि पिछले साल जेलेंस्की ने इसी तरह का एक निमंत्रण ठुकरा दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि वो उस देश की राजधानी नहीं जा सकते जो रोज उनके देश पर मिसाइल हमले कर रहा हो। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव आए। पिछले सप्ताह अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से शांति वार्ता को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई। हालांकि रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडलों के रुख में अब भी बड़े मतभेद बने हुए हैं। बातचीत में तेजी आने के बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जेलेंस्की और पुतिन की संभावित बैठक अब काफी करीब है। इसी क्रम में रशिया और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का एक और दौर रविवार अबू धाबी में होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते पर जोर दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वार्ता प्रक्रिया में बहुत सकारात्मक चीजें हो रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें भारत के बाद अचानक रशिया क्यों पहुंचे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान? बता दें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अचानक रशिया पहुंचे। उन्होंने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यूएई के राष्ट्रपति का यह भारत के बाद दूसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो 19 जनवरी को चंद घंटों के लिए भारत पहुंचे थे। उनका भारत दौरा भी अप्रत्याशित था और इसका ऐलान 2 दिन पहले ही हुआ था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात किस संकट में है जिससे देश को बचाने के लिए राष्ट्रपति नहयान लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यूएई पहुंचे कंगाल देश पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मिलना मुनासिब नहीं समझा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, यूएई इन दिनों गंभीर संकट में फंसा हुआ है। उसका पड़ोसी देश और मुस्लिम उम्मा के सबसे शक्तिशाली मुल्क सऊदी अरब के साथ यमन को लेकर गंभीर विवाद है। दोनों देश कूटनीतिक खींचतान में जुटे हैं। इसी बीच सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता कर यूएई के टेंशन को और बढ़ा दिया है। दोनों देश खुद को क्षेत्र के मुख्य वित्तीय और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। सऊदी अरब की विजन 2030 नीति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना मुख्यालय रियाद में शिफ्ट करने के दबाव ने दुबई के प्रभुत्व को चुनौती दी है। साथ ही साथ बता दें कनाडा को धमकी देते रह गए ट्रंप। इधर ब्रिटेन ने चीन से कर ली बड़ी डील। ब्रिटिश सरकार ने कर दिया ऐलान। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को धमकी देते हुए कहा था कि अगर उन्होंने चीन के साथ किसी भी तरह की डील की तो यूएस कनाडाई उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी के बाद कार्नी ने तो अब तक किसी तरह की डील का ऐलान नहीं किया, लेकिन ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने चीन के साथ बड़ी डील कर ली। ब्रिटिश सरकार ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया। दोस्तों, स्टारमर सरकार ने गुरुवार को डील का ऐलान करते हुए कहा कि ब्रिटिश नागरिकों को 30 दिनों से कम समय के लिए यात्रा करने पर बिना वीजा के चीन जाने की अनुमति दी जाएगी। वीजा समझौते के लागू होने की कोई तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द लागू हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया कि उनकी सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा के लिए चीन के साथ व्यापारिक संबंध को सुधारना चाहती है। इसके तहत ब्रिटेन की विस्की पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर 5% करने पर भी सहमति बनी। साथ ही साथ आपको बता दें
बांग्लादेश ने भारत की सेज भूमि दे दी चीन को। बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर चीन ड्रोन प्लांट बना रहा। साल के अंत तक प्रोडक्शन होगा। आपको बता दें, बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई सेज भूमि का आवंटन रद्द कर दिया है। उसने अभी ये जमीन चीन को दे दी है। चीन अब इस जमीन पर ड्रोन प्लांट बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक यहाँ पर ड्रोन का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने को भी राजी हो गया है। यहाँ मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनेंगे। भारतीय बॉर्डर से यह प्लांट केवल 100 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। दोस्तों, चीन ने बांग्लादेश को 20 J-10C फाइटर जेट देने की डील भी की है। ये सप्लाई भी साल के अंत से शुरू हो जाएगी। चीन ने बांग्लादेश को पेमेंट में भी बड़ी मोहलत दी है। दोस्तों, करार के मुताबिक बांग्लादेश को इन जेट्स का लगभग 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान अगले 10 साल में करना होगा। बांग्लादेश का ये अब तक का किसी भी देश के साथ जेट खरीद का सबसे बड़ा सौदा है। दोस्तों, चटगांव में बन रहे ड्रोन प्लांट में भी शुरुआती रकम चीन ने अपने खजाने से लगाई है। चीन सरकार का स्टेन उपक्रम CETC इस प्लांट का निर्माण कर रहा है। CETC ने कई अफ्रीकी देशों जैसे सोमालिया, लीबिया और मोरक्को में भी डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट लगाई है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, समुद्र में दिखेगी भारत रशिया की महाशक्ति। फरवरी में हिंद महासागर में गरजेंगे दोनों देशों के युद्धपोत। जी हां, भारत और रशिया फरवरी 2026 में हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। ये जानकारी रशिया की सरकारी मीडिया तास ने रूसी मैरीटाइम बोर्ड प्रेस सर्विस के हवाले से बताया है। इसमें कहा गया है कि रूसी नौसेना का पैसिफिक फ्लीट फ्रिगेट मार्शल शापोशनिकोव अगले महीने बंगाल की खाड़ी में मिलन 2026 अभ्यास में हिस्सा लेगा। अभ्यास के हिस्से के तौर पर मार्शल शापोशनिकोव 18 से 25 फरवरी तक भारतीय बंदरगाह विशाखापत्तनम का अनौपचारिक दौरा करेगा। बयान में यह भी कहा गया है कि रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े का एक फ्रिगेट मिलन 2026 अभ्यास में भाग लेने के लिए ओमान के मस्कट बंदरगाह से रवाना होगा और फिर 18 से फरवरी 25 तक भारतीय बंदरगाह विशाखापत्तनम का अनौपचारिक दौरा करेगा। दोस्तों, इस दौरान वो भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करेगा। इसके बाद ये युद्धपोत प्रशांत बेड़े में शामिल होने के लिए व्लादिवोस्तोक की ओर रवाना हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, ढाका से कराची सीधी उड़ान की तैयारी। भारत ने कहा एयर स्पेस और सुरक्षा पहलुओं पर रहेगी कड़ी नजर। जी हां, भारत सरकार ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन विमान बांग्लादेश द्वारा ढाका से कराची के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर संज्ञान लिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत देखी जा रही है। सरकार से यह भी पूछा गया था कि क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी एयरलाइन की ओर से भारतीय एयर स्पेस के इस्तेमाल को लेकर कोई औपचारिक या अनौपचारिक अनुरोध मिला है। इस पर मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामलों को भारत बांग्लादेश के बीच वर्ष 1978 में हुए एयर सर्विसेज समझौते के तहत सक्षम प्राधिकरणों द्वारा उचित विचार के बाद निपटाया जाता है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर, चीन की घेराबंदी के लिए वॉशिंगटन का प्लान, इंडिया पर फोकस। भारत की भूमिका की समीक्षा करेगा अमेरिकी पैनल। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी। चीन को साधने की अपनी दीर्घकालिक रणनीति के तहत अमेरिका अब भारत की भूमिका का गहन आकलन करने आ रहा है। वॉशिंगटन स्थित यूएस चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, बोले तो USCC, इस सप्ताह 2026 के अपने पहले सार्वजनिक सत्र की शुरुआत करने जा रहा है। इसमें भारत की रणनीतिक स्थिति, सैन्य क्षमता और चीन व अमेरिका के साथ उसके संबंधों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इस सुनवाई का मुख्य केंद्र भारत की वो रणनीतिक भूमिका है जो अमेरिका और चीन के साथ उसके त्रिकोणीय संबंधों को आकार दे रही है। सुनवाई में भारत चीन सीमा विवाद, हिंद महासागर में समुद्री पहुंच और प्रतिस्पर्धा तथा भारत की इंडो पैसिफिक सुरक्षा ढांचे में बढ़ती भूमिका जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ये समीक्षा ऐसे समय हो रही है जब भारत और चीन के बीच रिश्तों में सीमित नरमी देखी गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 वर्षों बाद बीजिंग यात्रा, 5 साल बाद हवाई सेवाओं की बहाली और गलवान झड़प के बाद चीनी कंपनियों के लिए भारतीय निवेश मार्ग आंशिक रूप से खुलना इसी का संकेत है। जी हाँ, आयोग चीन के साथ भारत के सीमा विवाद, हिंद महासागर में नौसैनिक पहुंच और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की उभरती भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम फैसले से क्या थमेगा विवाद। अब सामने है ये 5 सवाल। दोस्तों, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद देश की राजनीति और विश्वविद्यालय परिसरों में उठता विवाद फिलहाल थमता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विराम अस्थायी है या आने वाले दिनों में यह मुद्दा नए सिरे से और ज्यादा तीखा होकर लौटेगा। दोस्तों, 17 दिन पहले लागू हुए यूजीसी के नए नियम को शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई तक रोकते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। तब तक 2012 का
पुराना नियम ही लागू रहेगा। इस फैसले के बाद जहां सवर्ण समाज के कई संगठन और छात्र सड़कों पर मिठाइयां बांटते नजर आए, वहीं पिछड़े और वंचित वर्गों में असमंजस और चिंता का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई जिलों में जश्न का माहौल देखने को मिला। लखनऊ, मथुरा, चंदौली और गोरखपुर जैसे शहरों में सवर्ण समाज के लोगों ने लड्डू, पेड़ा बांटे और नारेबाजी की। साधु संतों से लेकर छात्र संगठनों तक ने इसे न्याय की जीत बताया। अब सवाल ये है कि जिस फैसले से अगड़ा वर्ग राहत महसूस कर रहा है, क्या वही फैसला पिछड़े वर्गों को स्वीकार होगा? दरअसल यूजीसी के नए नियम कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में जातीय आधारित भेदभाव की शिकायतों से जुड़े थे। इन नियमों का उद्देश्य भेदभाव रोकना बताया गया था, लेकिन सवर्ण समाज के संगठनों का आरोप था कि नियम अस्पष्ट है और इनके दुरुपयोग की आशंका ज्यादा है। इसी आशंका को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणियां की। दोस्तों, ऐसे में यूजीसी के इस नियम पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी राय जानना चाहते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।